अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग 19वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। जैसे कि कल आपने देखा जो अली लारजानी साहब की शहादत हुई, उसके बाद मेजर जनरल गुलाम रज़ा सुलेमानी जो बसीज के सरबराह हैं, 10 लाख नफरी है इसकी, वो भी शहीद हुए। इन दोनों की नमाज जनाजा आज अदा की गई है तेहरान में। तेहरान स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और बिलखुसूस जो श्रीलंका के करीब जब इनकी जो एक नेवी शिप थी वो अमेरिका ने डुबोई, तो उसमें जो शहीद होने वाले कैडेट्स हैं उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई। उसके बाद आज ही खबर आई कि इसराइल ने यह दावा किया कि सैयद इस्माइल खतीब जो हैं, इनके इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के सरबरा, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो ये पेदर पे जो क़यादत को टारगेट किया जा रहा है, उससे इसराइल में ये मौक़िफ़ पाया जाता है कि एलिमिनेट करनी है इनकी रजीम को। तो इससे क्या इन ओहदेदारों को शहीद करने के बाद क्या इसराइल अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा? इसका जवाब मैंने ढूंढा इसराइल में ही। उनका एक नामवर अखबार हारेट्स, निस्बतन बेहतर अखबार, उसने तबसरा किया हुआ है कि नहीं, इनकी शहादतों के बावजूद भी ईरानियन रजीम चेंज करना नामुमकिन हुआ चाहता है। वजह ये मनाजिर हैं जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देखें, तेहरान स्क्वायर पे जब उनके ताबूत लाए गए जस्ते खाकी के, तो अवामुन नास जो खुद महीना डेढ़ पहले सरापा एहतजाज थे सिस्टम के खिलाफ, वो दीवाना वार लपक रहे हैं, कपड़े मस करने की कोशिश कर रहे हैं इन ताबूतों के साथ। तो उनको आपने यकजा कर दिया, मुश्तमे कर दिया, इत्तफाक पैदा कर दिया अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट इसराइल एंड अमेरिका। और वजह यह भी कि नेटो मदद के लिए नहीं पहुंचा। वजह यह भी कि खुद ट्रंप सरकार के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कैंट जो हैं नेशनल टेररिज्म के जिम्मेदार, वो मुस्ताफ़ी हो गए। और अभी तो उन्होंने धमाका करना है। जो टकर कार्लसन है उसके साथ आज उनका एक शो है जिसमें देखने वाले इंकशाफात होंगे कि वो क्या बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से कोई ख़तरा नहीं था और ये जंग गैर ज़रूरी है। यही नहीं, बल्कि CNN ने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में बताया गया कि कोई पूरी दुनिया में 24 ममालिक से उन्होंने ओपिनियन ली कि 79% जो राय है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की, बिलखुसूस जो इत्तेहादी हैं, वो अगेंस्ट दिस वॉर है जो अमेरिका ने और इसराइल ने वेज की है। यही नहीं, बल्कि ईरानियन प्रेस TV दावा कर रहा है कि उन्होंने अब तक 3200 अफराद जो हैं अमेरिका के, उनको नुकसान पहुंचाया, 200 मारे गए हैं और 3000 ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि इस जंग में 4 करोड़ 50 लाख अफराद शदीद भूख का शिकार हो सकते हैं। एक जानिब ये 4 करोड़ अफराद की भूख है, दूसरी जानिब अमेरिका ने कल रात गए 5000 पाउंड वजनी बॉम्ब जो है वो बरसाया है आपने हॉर्मज़ के करीब जो एसेट्स थे ईरान के, उनके ऊपर। और ये GBU-27 और GBU-72 नामी ये मिसाइल हैं जो उन्होंने बरसाए, लेकिन इनकी रेंज भी 60 से 80 मीटर डाउन द अर्थ होती है। वहाँ दावा है कि 300-400 मीटर गहरी सुरंगें हैं जहाँ पे असलहे के ज़खायर मौजूद हैं। आज ही के दिन जो ईरान ने फैसला कुन कार्रवाई की धमकी देते हुए जो गल्फ़ स्टेट्स में ईरान, सऊदी अरब, कतर, UAE में पेट्रोकेमिकल तनसीबात को खाली करने की वार्निंग दी है कि हम इसे टारगेट करेंगे। इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि आपने हुर्मज़ बदस्तूर एक मसला, और जो जेरल्ड आर फील्ड नामी इनका बहरी बेड़ा था, उसमें कल रात अमरीकी अखबारों ने तस्दीक की कि आग लगी, वो पीछे हट गया। उससे पहले जो इनका अब्राहम लिंकन था उसके साथ भी प्रॉब्लम हुई। अब US त्रिपोली एक और जहाज़ वो जनूबी कोरिया से यहाँ मूव किया जा रहा है। तो बहरी बेड़ों की जंग जो है वो पीछे क्यों हटी? आपने हुर्मज़ क्यों खुलवा नहीं सके? अमेरिका को जो उनके अपने डायरेक्टर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, सबसे क्या मुराद? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। तो इंतहाई कम्पिटेंट और जाने माने तज़िया निगार जनाब अवैस तौहीद साहब, हमारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार, हमारे उस्तादों में शुमार, और साथ तशरीफ़ रखते हैं रियर एडमिरल जनाब फैसल शाह साहब। फैसल शाह साहब नेवी की वजह से शोहरत रखते हैं, नेवल जो मामलात हैं और जंगी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अवैस तौहीद साहब, ज़रा मैं आपका वक्त चाहूँगा। शाह साहब, मैंने ज़रा आपसे जंगी जो जहाज़ है उनकी बात करनी है नेवल साइट के ऊपर, तो मैं ज़रा अमरीकी मंजरनामा समझ लूँ अवैस तौहीद साहब से। अवैस साहब, जो कैंट का इस्तीफ़ा और फिर जो CNN का सर्वे आया, व्हाट डज दैट मीन सर? शुक्रिया जामी, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। कल पूरी दुनिया की नज़रें अली लारजानी, जो एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र और एक बहुत बड़ी शख्सियत ईरान की, जिनको शहीद किया गया, जैसे आप अपने इब्तदाई में कह रहे थे। लारजानी तो वो शख्सियत थे जो दुनिया से ईरान को जोड़ सकते थे, ब्रिज बन सकते थे। खुद चीफ नेगोशिएटर थे न्यूक्लियर उसके, खुद इतने पढ़े लिखे आदमी थे। आज देखिए जामी, सॉरी, मैं आपने जो सवाल किया उससे मैं कहीं और हट रहा हूँ, क्योंकि लारजानी साहब की शख्सियत जो है, इतनी उसमें मगनतीसियत थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। इतना उनका एक करियर इतना तवील था जिसके अंदर उन्होंने जद्दोजहद भी की और रेजिलियंस भी दिखाई
और अल-कुद्स रैली के अंदर ऐसा फिलोसफर जिसने मंजर आम किताबें तसनीफ की हों, वो जिसने इमैनुअल कांट थे, जर्मन फिलोसफर मैथमेटिशियन, उनके ऊपर तहकीक की हो, वेस्टर्न फिलोसफी पे तहकीक की हो, वो अल-कुद्स रैली के अंदर जो है लोगों के साथ था और एहतजाज कर रहा था और फ़लस्तीनियों के साथ यौम यकजहती मना रहा था। कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत होगी जिसको आपने इस तरह देखा होगा? ऐसी सूरत हाल में कहीं तो बंकर में चले जाते, कहीं वो अंडरग्राउंड चले जाते। तो एक इनको समझ में नहीं आया वेस्टर्न पावर्स को कि जो शहादत का जो मुकाम है, और ख़ास तौर पे जो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है ईरान की, जो एक शिया रजीम है, उसके अंदर शियाइज़्म के अंदर क्या माने रखती है, और वो उन्होंने जो है वो ये तो कह दिया कि इन्होंने तो कहा एलिमिनेट। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, इनको आप देखिए कि इतनी शर्म आती है कि इस तरह की हेडलाइन के विल इट वर्क, कि लोग जो जो लीडर्स को मारा जा रहा है, क्या ये कार्रवाई सही हो सकती है आगे चल के, ईरान इजराइल और अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा सकती है? तो ऐसी सूरत हाल में जो अली लारिजानी की जो खिदमात हैं, और ये आपने जो कहा, अब तो इसराइल के अंदर एक तासुर ये हो गया है, और ये जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वो तो ये आ रही हैं कि जो भी सियासी अस्करी शख्सियत हो ईरान के अंदर उसको एलिमिनेट कर दें। पहले तो मुबस्सिर ये कहते थे कि अमेरिका जो है उसके साथ बातचीत जहां पे होने का, जिस शख्सियत के साथ चांस होता है उसको वो एलिमिनेट कर दिया जाता है इजराइल। लेकिन इस वक्त तो खुली उन्होंने एक जारियत की हुई है कि जो शख्सियत मिले उसे टारगेट करें। और दूसरा, जो आप जो कैंट का इस्तीफा कह रहे हैं, बहुत बड़ी अहमियत है उसका रेजिग्नेशन। अगर आप देखें कि नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, खुद रिपब्लिकन पार्टी से बहुत गहरा ताल्लुक था, खुद जो है कॉन्फिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने किस तरह रेजिग्नेशन लिखा है। उन्होंने कहा कि ये ईरान के जो जंग मुसल्लत है, ईरान से कोई ख़तरा नहीं है अमरीकी कौम को, और ये इजराइल के साथ जंग है। और एक और वर्ड यूज़ किया जिसपे उनको बहुत निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का, जामी, वो ये था कि इजराइल लॉबी के प्रेशर में ये सारा मामला किया। बिल्कुल ठीक। तो जब आवाज़ें अंदर से उठ रही हों, और CNN के आपने उसका जिक्र किया, और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे इख्तदार में, तो उनका एक ही तो बात थी कि मैं नोबेल पीस प्राइज लूंगा, मैं गैर मुल्की जंगें नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने ईरान के अंदर जंग का आगाज कर दिया, अमेरिका को भी ट्रैप किया है, और ये शायद नहीं जानते कि ईरान इस तवील और फैसला कुन जंग का बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था। और मेरी नज़र में जो कुछ मैं थोड़ा बहुत ईरान को या उस खत्ते को जानता हूँ, जामी, ईरान ये चाहता है कि ये फैसला कुन जंग हो। वो ये नहीं चाहता कि हर 6-8 महीने के बाद इजराइल और अमेरिका उस पर चढ़ाई करें, जिस तरह उन्होंने जून में किया था, उससे पहले किया था। तो अब ऐसा मेरे साथ रहिएगा। मैं फैसल शाह साहब की जानिब आता हूं। सर, आपके पास अब तफसील से बात आज करेंगे इंशाल्लाह आप दोनों के साथ। शाह साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपने हुर्मुज़ जूं की तू सूरत हाल है, मर्जी से ईरान वहां से जहाज गुजरने दे रहा है, जैसे पाकिस्तानी और कुछ दीगर ममालिक के, नेटो को तलब किया था मदद के लिए, उन्होंने तो झंडी दिखा दी। फिर ये जो कैंट का इस्तीफ़ा। अब मैंने एक अमरीकी अखबारों को देखा, वो कह रहे हैं कि जो जदीद बहरी बेड़े हैं, जैसे जेरल्ड आर फील्ड है या इब्राहिम लिंकन है, इनकी अफादियत इस जंग में नहीं रही। तो ये आपने हुर्मुज़ की बंदिश को कैसे यकीनी बनाया हुआ ईरान ने? क्या वजह है कि अमेरिका इसे नहीं खुलवा पा रहा? और ये जो बड़े बहरी बेड़े हैं, इनकी अफादियत के ऊपर खुद अमरीकी जो अखबार है वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, अपना हुर्मुज़ तो इसलिए नहीं खुलवा पा रहे हैं कि ईरान की वहाँ पे हिकमत अमली बड़ी जामे और बड़ी मजबूत किस्म की है। वो किस तरह से है कि ईरान की एक्चुअल में 2 नेवीज हैं। एक अर्तिश नेवी है जिसमें बड़े जहाज और सबमरीन वगैरह होते हैं, जैसे किसी भी आम मुल्क की नेवी होती है, पाकिस्तान की नेवी है। अच्छा, वो नेवी तो यूएस नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस नेवी उसके मुकाबले में काफी तगड़ी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब दावे करते हैं कि मैंने उनकी नेवी खत्म कर दी है, उनके बेसिस खत्म कर दिए हैं, गो के ये दावे कोई तस्दीक शुदा नहीं है किसी भी आजाद जराए से। लेकिन अगर मान भी लें कि ट्रंप साहब ये कहते हैं, तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि यूएस नेवी ने जो ईरान की अर्तिश नेवी है उसको जरूर नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन जो दूसरी नेवी है उसकी, वो है पासदाराने इनकलाब की नेवी, जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करती है और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तैनात रहती है। ये उसका होम ग्राउंड है।
वो क्या करते हैं कि उनके पास छोटी छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स, जो कि जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जो कि खुदकुश बोट्स हैं, जिसके अंदर रिमोट कंट्रोल बोट्स भी हैं। और फिर जो ईरान की एक बड़ी जबरदस्त ज्योग्राफी है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, वो डोमिनेट करती है इन जगहों को। उस ज्योग्राफी का मजीद फायदा इन्होंने उठाया और मुख्तलिफ जगहों पर कोस्ट के साथ प्लस जो छोटे छोटे जजीरे हैं उन पे बेसिस बनाए हैं, जहाँ पे मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं, ड्रोन के स्टेशन हैं, और जहाँ पे ये बोट्स स्टेशन की हुई हैं, और फिर अंडर वाटर ड्रोन्स भी इनके पास मौजूद हैं जो इन्होंने वहां पे रखे। तो पूरी दुनिया को ये पता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में डोमिनेट करता है, ये पूरी दुनिया को पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को भी पता है, यूएस नेवी को भी पता है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं अंदर जाने की। पहले वो कहते रहे कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली तो मैं 20% ज्यादा बमबारी करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तेल की तनसीबात पे अटैक करूंगा। फिर उन्होंने कहा बहुत सारे ममालिक मेरे साथ आने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे ममालिक आ जाएं, बस लोगों ने मना कर दिया। और फिर अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है इजराइल की और यूएस की, वो ये है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिविलियंस पे अटैक करें, ताकि इतना कोहराम मचे ईरान के अंदर कि वो गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ें कि आप ये जंग बंद कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुद ही खोल दें। ठीक, क्योंकि ट्रम्प साहब ये दावा कर चुके हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाऊंगा। नेवी वो अपनी भेज नहीं सकते हैं क्योंकि कम पानी है, बड़े जहाज जब उसके अंदर आएंगे तो वो बड़े टारगेट्स बन जाएंगे। ठीक, और जो आवाज़ारान इनकलाब की छोटी बोट्स हैं वो उनको मार देंगी, उनको डिबो देंगी। ठीक। तो इस वजह से ये अंदर नहीं आ पा रहे हैं और दूसरों को बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ, ताकि जो भी गड़बड़ मचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका मलबा सब पे गिरे, सिर्फ अमेरिका पे ना गिरे। सही। मैं आपको एक चीज और बता दूं जामी, कि इस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, इस वक्त सिर्फ वो कंट्रोल्ड है, ईरान ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। ठीक। और वो अपनी मर्जी से लोगों को आने जाने दे रहा है। लेकिन जिस लम्हे भी यूएस नेवी ने ये कोशिश की कि हम फिजिकली जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं, मैं आपको गारंटी देता हूं जामी कि ये फिजिकली बंद कर दी जाएगी, क्योंकि ईरान के पास माइंस भी हैं। ठीक। ईरान के पास ये सलाहियत भी है कि वो किसी जहाज को डिबो सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, और खुदा ना खास्ता अगर ये दोनों सूरतें आ गई तो ये कई महीनों के लिए बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, मेरे साथ ही का भी एक पेंडिंग इशू रह गया है, मैंने आपसे बात करी। मेरे साथ आप भी एक छोटी सी ब्रेक की जाने में जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर ब्रेक, लेकिन उससे पहले अतात आरड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया है कि बहुत से दोस्त बरादर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो जंग बंदी करें अफगानिस्तान के साथ। तो हम सऊदी अरब का जिक्र कर रहे हैं, वो कतर का और तुर्किया का। तो वो कह रहे हैं आर्जी वक्फा हम डाल रहे हैं, जो हमारा ऑपरेशन जारी है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, यानी 18-19 मार्च की रात मिडनाइट से लेके 23-24 की जो मिडनाइट है तब तक हम इसमें वक्फा डाल रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुई या कोई ड्रोन हमला हुआ पाकिस्तान पर तो फ़ौरन ये ऑपरेशन रिज्यूम कर दिया जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक और फिर मजीद इस पर बात करते हैं अवैस तौहीद साहब से और जनाब फैसल शाह साहब के साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अवैस तौहीद साहब और फैसल शाह साहब शरीके गुफ्तगू हैं। अवैस साहब, ज़रा ये जो अतात आरड़ साहब का पैगाम था इस पर पहले बात कर लें, फिर ज़रा ईरान इसराइल अमेरिका जंग पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। ये स्ट्रेटजिक पॉज इसे कहा जाएगा, दोस्त ममालिक की इंटरवेंशन कहा जाएगा, विल इट वर्क, क्या इफेक्टिव होगी पाकिस्तान की जानिब से? ये जो मैं तो कहूँगा जज्बा खैर सगाली है कि दोस्त ममालिक के बाद पे ईद की वजह से पॉज आया इसमें, लेकिन जो अफगान रजीम की स्टेटमेंट्स आ रही थी, सुहेल शाहीन ने तो कहीं कहा है कि हम रिटर्न एश्योरेंस देने को तैयार हैं, तो ये समझा जाए कि उनको बात समझ आ रही है या ये एक धोखा हो सकता है? नहीं, ये तो देखें उनके साथ तो ये जो फ्लैश पॉइंट है हमारा बॉर्डर, ये तो रहेगा। और जिस तरह अफगान तालिबान ने इंडिया के साथ जो भी साजबाज की, और जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बावजूद कि हर तरह की कोशिश कर ली, जिरगे भिजवाए, मुफ्तियान भिजवाए, समझाया, चीन को बीच में लेकर आए, मुज़ाकरात हुए, ट्राइलैटरल मीटिंग्स हुई, नहीं समझे। उसके बाद ये कंधार से लेके काबुल तक जो ये टेरर फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया पाकिस्तान की फोर्सेस ने और जवाब दिया। जिस तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह ब्लड शेड हुआ है इन टेररिस्ट अटैक्स में जो अफगानिस्तान सॉइल से हो रहे थे, तो वो दोहा एग्रीमेंट की भी खिलाफ वर्जी थी, वो हर तरह के इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी थी। और शायद माजी में जो तालिबान के साथ एक गहरा ताल्लुक़ था पाकिस्तान का, और वो सबको इल्म है 90s से लेके और ड्यूरिंग
इवन वॉर एंड टेरर, वो सब जो है वो उन्होंने बाले ताक रख के पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दी गई। तो मैं समझता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि उनको काफ़ी गहरी ज़रब लगी है, प्रोपेगेंडा मशीन भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की वजह से, लेकिन ये जो पाकिस्तान का जो जेस्चर है वो मेरे ख्याल में एक तो दोस्त ममालिक की तरफ से, और दूसरा रमज़ान के आखिरी दिन है और ईद है, और इस वजह से भी किया है कि वहाँ के जो अवाम हैं उनको कोई खलल ना हो, क्योंकि तालिबान जब भी कोई अटैक होता है तो अफगान तालिबान जो है इसे कोलैटरल डैमेज के उसमें लाते हैं। वो फिर एक अलग कहानी है जो मेरे ख्याल में आपको भी पता है कि वो फिर इल्ज़ाम तराशियां ही हैं वहाँ से। तो वो एक प्रोपेगेंडे का एक सिलसिला है। तो लेकिन जो मुझे, अगर आप इजाज़त दें जामी, जो आपने अपने इब्तदाई में कहा था, दो बड़े जो बाइसे फिक्र और इस जंग को जो ईरान पे मुसल्लत की है अमेरिका और इजराइल ने, उसमें दो फैक्टर्स इस वक्त जो नजर आ रहे हैं फ्रेश, वो एक तो बशेर जहां पे न्यूक्लियर प्लांट है ईरान, उसको अटैक किया है, और दूसरा जो साउथ पार्स की जो ऑयल फैसिलिटी है, ईरान ने उससे पहले इवैक्यूएशन के ऑर्डर नहीं दिए सऊदी अरब, कतर या यूएई को या और खलीजी ममालिक को, वो तो उन्होंने उसके बाद किया है। और ऑयल गैस फैसिलिटीज पे अटैक को कतर ने भी कंडेम किया है। तो आज जो जीसीसी की मीटिंग होगी, मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने ये एक मीटिंग कॉल की है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे, और उसमें कोशिश यही होगी कि किस तरीके से इसको एक ऐसा एक ऑफ रैम्प जो है वो मुहैया किया जाए जो इससे कहीं हो जाए, जो मेरे ख्याल में इजराइल नहीं चाहता। और आपको पता है कि वो एक लंबी बहस है, लेकिन जो न्यूक्लियर टॉक्स में जब भी होती है और जो भी शख्सियत अमेरिका से बात करने के लिए, दुनिया से बात करने के लिए होता है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है या अटैक होता है ईरान पे। तो इसी वजह से ईरान मेरे ख्याल में एक तवील और जो फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला किया है उन्होंने, और ये जो लोग हैं जो उनके साथ रैली कर रहे हैं, जो आपने जिक्र किया, वालाना अंदाज में जो फ्यूनरल प्रेयर्स के अंदर थे, वो इस वजह से हैं कि उनकी चाहे तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन वो इस वक्त अपने मुल्क को बचाने के लिए हैं, वो मुल्क के दिफा के लिए हैं, फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ वो खड़े हुए हैं इस इस्लामिक रिपब्लिक के साथ, शायद जिनमें से बहुत सारे लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हो। ये समझना, बिल्कुल आखिरी में मैं ये कहूँगा जामी, ये समझना ईरान को, ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इतनी जंगें लड़ी हैं मुस्लिम दुनिया के अंदर, लेकिन ये ना वाकिफ हैं, ना बलद हैं, या फिर इनके साजिशी जहन इसको मानने से इनकार करते हैं कि ईरान की एक सिविलाइजेशन स्टेट है, यहाँ पर लोग हजारों साल से एक तहजीब के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिरदौसी की शायरी हो, चाहे वो के शाशार हो, ये आखिर में कि ये जो इमाम खुमैनी जो यहाँ के फाउंडिंग फादर थे इस्लामिक रेवोल्यूशन के, उनका भी दीवान है। ये लोग समझते हैं कि सारे दाढ़ी वाले मुल्ला जो है वो वो कोई टेररिस्ट हैं। दूसरे अली खमेनाई जिनको इन्होंने शहीद किया, उन्होंने लाहौर के अंदर जहां पर आप तशरीफ रखते हैं, वहां पर इस इकबाल की शायरी और फलसफे पे ज़िया के दौर में उन्होंने एक लेक्चर दिया। ये क्या ये समझने से कासिर हैं मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया की जो एक इल्म और ख़ासतौर पे ईरान की जो एक तहजीब है, ये तहजीब हज़ारों साल की है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। ये इतनी आसानी से रिजीम चेंज नहीं करेंगे कि रजा पहलवी को आप लाएं और एक दर्जन लोग भी नहीं होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक कि ईरान इस वक्त एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है, एक तवील जंग लड़ रहा है, और उसके अंदर डिप्लोमेसी के अंदर सिर्फ एक कंडीशन चाहता है, वो ये चाहता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये कोई गारंटी दे के मजीद हमले ना हो, दोबारा अटैक। बिल्कुल ठीक। वैसा साथ में फैसल शाह साहब, असल में जब भी आपको हम ज़हमत देते हैं, ऐलान पहले से हो चुका होता है, तो देखने वालों को इल्म होता है कि आज आप तशरीफ़ ला रहे हैं, ये दीगर एक्सपर्ट्स तशरीफ़ ला रहे हैं, उस हिसाब से हमारे कुछ देखने वाले पर्टिनेंट सवाल भेजते हैं। वो मैंने पहले भी आपकी खदमत भेजा था। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर देखी कल, जिसमें उन्होंने बताया कि 13 मार्च को जो इनका जेरल लाल फील्ड है उसमें आग लग गई थी, 600 बंदा उसको बिस्तर नहीं मिल सका, फिर ये ऑफशोर हुआ, वापस कहीं गया, और उससे पहले इब्राहिम लिंकन नामी जो बहरी बेड़ा, उसके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया। अब ये कोई यूएस त्रिपोली नामी को बुलाया है, उसको साउथ कोरिया से मूव कर रहे हैं। तो अखबार का ये मानना था कि शायद ईरानी जो मौजूदा स्ट्रेटजी है टू डील विद दिस कैरियर्स, उसमें ये कारगर नहीं रहे, इतनी बड़ी कुव्वत वाले बहरी बेड़े,
इस पे रोशनी ज़रा तफसीली डाले ना कि इन दोनों बहरी बेड़ों का स्टेटस है क्या। ये तो बड़ी थरथली मचाई जाती थी इनके नाम पे, मीडिया हेडलाइंस होती थी, फलां बहरी बेड़ा फलां जगह पहुंच गया, ईरान के गिर्द का घेरा तंग कर लिया। तो इस पे ज़रा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी शाह साहब। जी मैंने सुन लिया आपका सवाल। देखिए, बहरी बेड़े जो हैं वो उनका बेसिकली काम क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर का, उनकी असल वैल्यू होती है उनके ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी वैल्यू होती है। और बहरी इसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका काम ये होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाके, ये एक फ्लोटिंग एयरबेस की तरह होता है और ये एक जगह पे जाके वहां से अपने जहाजों को उड़ाता है और फिर वो अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली जो वैल्यू है वो एयरक्राफ्ट की है जो इसके ऊपर डिप्लॉयड। अब ईरान का और यूएस और इजराइल का अगर आप तकाबली जायजा करें टेक्नोलॉजी का, मैं ये समझता हूं कि यूएस और इजराइल के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो टेक्नोलॉजी वो बेशक एयरक्राफ्ट कैरियर की सूरत में है या मिसाइल्स की सूरत में है, वो 20th सेंचुरी की वॉरफेयर से मुताबिकत नहीं रखती है। अच्छा। जो 21st सेंचुरी की वॉरफेयर से मुताबिकत नहीं रखती है, वो 20th सेंचुरी के हिसाब से बनाई हुई है। ओके। ईरान जो है वो कई सालों से 21st सेंचुरी में जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और 21st सेंचुरी की जंग का कुलिया क्या है? उसका कुलिया है लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। ओके। यानी ये जो मिसाइल है, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं और सस्ते बने हुए और खुद बनाए हुए, ये है इसका कुलिया। आप आर्मीनिया अजरबैजान की जंग देख लीजिए, आप रशिया यूक्रेन की जंग देख लीजिए, आप इवन इंडिया पाकिस्तान की जंग देख लीजिए और पिछले साल जून में ईरान इजराइल की जंग देख लीजिए। यही कुलिया है जिसने बर्तरी हासिल की है हर जगह पे। अब ये यूएस और इजराइल और ये इनके पास बहरी बेड़े, इनके मिसाइल, इनके पैट्रियट सिस्टम्स, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़ी एक्सपेंसिव चीजें हैं। दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? ड्रोन आ रहा है $20,000 का और इधर से $4.5 मिलियन का इंटरसेप्टर होता है जो उसको इंटरसेप्ट करता है। उधर से मिसाइल आ रहा है जो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, रॉकेट्स हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए। द ओनली प्रॉब्लम विद ईरान इज कि उसके पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है और उसके पास एयर फोर्स नहीं है। सही। ये दोनों चीजें उसने बनाई नहीं है। अगर ये उसके पास होती तो जो इस वक्त गेन्स हासिल हुए हैं यूएस और इजराइल को, मैं समझता हूं कि उसका 20 या 30% उनको हासिल होता अगर ईरान के पास एयर डिफेंस और एयर फोर्स होती अच्छी पोर्टेंट किस्म। अब है क्या कि वो जाते हैं, जाके बॉम्बिंग करके आ जाते हैं। लेकिन जो ईरान ने टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जो उसने अपना वेपन सिस्टम्स बनाया हुआ है, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए बनाया हुआ है, वो उसको तितर बितर कर देते हैं। तो ये जरूर जाके उसके जो जखीरा है, जो उसका स्टोरेज है, उस पर जरूर बॉम्बिंग करते हैं जाके, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उस स्टोरेज के अंदर मैं उस पे बात करूंगा। मैं उस पे मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि इन्होंने रात को यूएस सेंट कमांड ने कोई 4 बजे सुबह एक ट्वीट किया हुआ है कि जो हमने मल्टीपल फाउंड जो डीप पेनिट्रेटेड म्यूटेशंस हैं वो हमने ईरानियन मिसाइल साइट्स के ऊपर जो अलोंग ईरान कोस्ट लाइन नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ फायर किए हैं। तो मैं देख रहा था कि ये GBU-28 नामी ये लेज़र गाइडेड हैं और GBU-72 एडवांस 5K पेनिट्रेटर्स हैं। ये एडमिरल साहब, ये तो कुछ 60-70 मीटर डाउन द अर्थ जा सकते हैं। ईरानियंस का दावा तो है 300-400 मीटर नीचे सुरंगें उन्होंने खोदी हुई है ज़ख़ीरा रखने के लिए। क्या ये जो जदीद बॉम्ब इतने वजनी फेंके जा रहे हैं, इससे ईरानियन तनसीबा तबाह हो सकती है? देखिए जामी, एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरी किसी से जंग हो रही है और मेरे पास एक मेरा एमुनिशन का जखीरा है, वो बेशक ज़ेरे ज़मीन भी, मैं उसको उस टाइम फ्रेम में वहां नहीं रखूंगा। ट्रू। और मुझे पता है कि मैंने इसको इस्तेमाल भी करना है, तो मैं इसको ऐसी जगहों पे रखूंगा जहां से मैं इसको ऑप्टिमली इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि जिसके साथ जंग हो रही है उसने इस जखीरे पे आके मुझ पे अटैक करना है और उसके पास ये कैपेबिलिटी भी है कि वो अटैक कर सकता है। तो मैं इतना तो बेवकूफ नहीं होऊंगा कि मैं उसको उसी जगह पे रखूंगा। जो ईरानियंस के पास मिसाइल बैटरीज हैं, बेशक उनके स्टोरेजेस अंडरग्राउंड है और एक जगह पर है और हर मुल्क के होते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल बैटरीज हैं, वो उनको मूव कर देते होते हैं। और ईरान की आप ज्योग्राफी देखिए कि वो कितना उसका लैंड मास है और पहाड़ हैं
उनमें वो ले जाके उनको छुपा देते हैं, उसको फैला देते हैं। तो आप एयरक्राफ्ट की सॉर्टीज से कितनी बैटरीज को पिन पॉइंट करके मारेंगे? आप तो वहां मारेंगे ना जहां आपको ये अंदाजा है कि यहाँ पे जखीरा रखा। सही सही। अब जखीरा वहां पे है ही नहीं, आपने खाली स्टोरेज के कमरे को मार दिया है, बेशक आपने जीपीयू मार दिया है, वो अंदर चला गया है, ठीक है, चला गया है, बट क्या उससे आपका मिशन अकम्प्लिश हो गया है? क्या आप उससे आपके एनिमी की कैपेबिलिटी डिग्रेड हो गई है? हो सकता है उसने तो वो मिसाइल उठा के कहीं और रख दिया हो। तो ये सब बेसिकली ऑप्टिक्स की बातें हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इनके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट वो टेक्नोलॉजी ईरान उसको डिफाई कर रहा है अपनी एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी बिल्कुल के थ्रू। ठीक है। शाह साहब साथ हैं। और वैसे साहब मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ कि ये चाहे सर्वे के नताइज नीचे आना हो, नेटो की ना हो ट्रंप को बड़ी वाज़े और खुली, या फिर इस्तीफे का आना हो, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल के जो रिजॉल्व्स हैं वो तो दिखाई नहीं देते कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं और दे आर अबाउट टू एंड द वॉर। सो ये जितने भी मैंने डिनोमिनेटर्स गिने सवाल में, विल इट बी इनफ फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इसराइल टू एंड दिस वॉर या नहीं? जामी देखिए, ट्रैप तो हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर, और उनके लिए एग्जिट जो है, जब वो निकलना चाह रहे होते हैं उसी वक्त शायद इजराइल कोई ऐसी हरकत करता है जिससे फिर ये जंग जो है में लपेट में आ जाता है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें बहुत ही इगोइस्टिक भी हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो फातेह के तौर पे इस जंग से निकले। मिड टर्म पोल्स भी हैं, गो के रिपब्लिकन के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं इस जंग के बारे में, और डेमोक्रेट्स के तो जाहिर बात है आपको पता है। और ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेस टाइकून है, तो उनको ये अच्छी तरह अंदाजा है कि इसकी लपेट में आखिर में अमेरिका ही आएगा। इसी वजह से जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने वेनेजुएला की जो ऑयल है उस पर जो सैंक्शंस थी वो उन्होंने ईज कर दी हैं ताकि सप्लाई चलती रहे, और जिस तरह इन्होंने ऑयल की जो प्राइजेस हैं वो एक तरह से कंट्रोल में रहे। जिस तरह हमारा एक ज़माने के अंदर डॉलर हमने कंट्रोल किया हुआ था अपने मुल्क के अंदर जब फ्री फ्लोटिंग हो रहा था, तो ये भी बाइस हैरत है बहुत सारे मुबस्सरीन को कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो 107 और 108 डॉलर जो है पर बैरल किस तरह अभी तक हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि उस जो इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है उसका असर आखिर में अमेरिका में आएगा, तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अपनाए हुर्मुज़ जो है उस पर कब्जा कर लिया जाए। जो अभी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट थे उन्होंने तो काफ़ी एक्सपर्टीज और टेक्निकलिटीज उसकी बताई हैं, लेकिन आपको ये हैरत होगी जामी कि ये तो मुबस्सरीन को भी, जो अस्करी मुबस्सरीन है उनको भी ये हैरत का बाइस है कि जब अपनाए हुर्मुज़ को, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने की बात हो रही थी तो ये तासुर था, अमूमी तासुर, कि अगर ये बंद करेंगे ईरान तो इसका मतलब है कि खुद उनके लिए भी नामुमकिन हो जाएगा कि वो ऑयल की सप्लाई यहाँ से जारी रख सकें। तो वो भी नहीं हो सका, और उन्होंने उसको एक तरह से अपने जरूरत के मुताबिक ठीक है कंट्रोल में रखा, बिल्कुल कंट्रोल में। और दूसरी जानिब आज बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे भी उसकी बहुत चर्चा थी, और जो डिफेंस एक्सपर्ट थे वो इस बात पे हैरान थे कि ईरान जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो जब मिसाइल जब उसकी जो ट्रेजेक्टरीज होती हैं उसी को देखते हुए इंटरसेप्टर एक्शन में आता है, लेकिन अब इनका मिसाइल जो है वो फिजा में जा रहा है और उसके बाद दरमियान के अंदर डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब है कि ईरान इस जंग के लिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ जामी, कि ईरान बहुत अरसे से इस जंग कर रहा था। और दूसरी जानिब ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसको 1979 से आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है, तो उसका जब ग्लोबल इकोनॉमी के में स्टेक नहीं है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह भी कर सकता है। वो हो रही है जी, मशरक़ वस्ता जो सेफ हेवन थी, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, अब IT ड्रिवन डाटा सेंटर बन रहे थे, सेफ हेवन थी प्रॉपर्टी के लिए, सब कुछ पे सवालिया निशान लगा हुआ है। इसीलिए मुबस्सरीन कह रहे हैं कि अब सिंगापुर और हांगकॉन्ग सेफ हेवन्स हैं, इन ममालिक को यहाँ से रीमर्ज करते हुए वक्त लगेगा जब तक जंग ख़त्म नहीं होती। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब अवैस तौहीद साहब और जनाब रेर शाह साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का। हम यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम ज़ाहिर शाह साहब की जानिब जा रहे हैं, मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, ज़रा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली उनसे बात करनी है, काबुल में हुई स्ट्राइक्स उनको ज़रा अनर्थ करेंगे कि रियलिटी है क्या। मेरे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल मुसलसल ज़ेर बहस। कल हमने प्रोग्राम में ये खबर दी थी ज़राए के हवाले से कि जो काबुल में स्ट्राइक्स हुई वहाँ पे ड्रोन्स भी असेंबल होते थे, मुनिशन भी था, तैयारियाँ भी होती थी, ट्रेनिंग भी होती थी और ये कैमोफ्लाज टाइप की सूरत हाल थी, फिनिक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है। तो आज DGISPR ने हामिद मीर साहब से गुफ्तगू की है और उसमें इस बात की तस्दीक हुई कि ये प्रिसाइज टारगेट्स थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पे वाकई ड्रोन असेंबल होते थे और दीगर तनसीबात जो एमुनिशन था वो मौजूद था और जो इस हमले के बाद जो बारूद जिस तरह से फटता रहा वो इस बात का सबूत था कि शोलों की सूरत में कि यहाँ पे एमुनिशन मौजूद है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं कतर में, सुहेल शाहीन, इन्होंने इंडियन टीवी को इंटरव्यू दिया और उससे उसमें से दो चार अहम उनके नुक्ते थे। एक तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लिख कर एश्योरेंस देने को पाकिस्तान को कि जी हमारी सरजमीन या हमारी सरजमीन से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान को। लेकिन साथ हम देखते हैं इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है तालिबान की, उनके जो ज़िम्मेदार हैं वो ऐसे फतवे दे रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत में आ रहे हैं। तो इस सब पे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। अफ़गान अमूर के माहिर हैं जनाब ज़ाहिर अली शाह साहब, सीनियर तजिया निगार है, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ाहिर साहब, ये सिचुएशन जो काबुल वाली हुई, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको आपने देखा, सुहेल शाहीन की बात में कितना वज़न है और ये जो सुप्रीम कोर्ट तालिबान का फतवा जारी कर रही है, किस चीज़ पे बिलीव किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखें, सबसे अहम इशू ये है कि आया अफगान तालिबान जो रजीम है वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को टेररिस्ट मानती है कि नहीं मानते। इंटरनेशनली डिक्लेयर किया गया है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, BLA है या TTP है, इसके अलावा IS खुरासान है, अलकायदा है, वो इनको टेररिस्ट नहीं मानते। ये सबसे बड़ा इख्तिलाफ यहाँ से शुरू होता है। वो समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं और उनका कोई सियासी इख्तिलाफ है। ये अहम नुकता है। दूसरा, आप देखें, खुद अफगान तालिबान रजीम अंडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो खुद एक नॉन स्टेट एक्टर है। वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, वो अफगान कौम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इम्पोज किया है उसे अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर। और उनके जितने डिसीजन है वो इंडिविजुअल अपनी इनसाइट पे मबनी है और फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए है। दूसरा जो आम इशू है, सुहेल शाहीन साहब की बात ठीक है, लेकिन उनकी गारंटी कौन देगा? वो तो लिख के पहले भी दे चुके हैं। दोहा एग्रीमेंट भी लिखा हुआ मौजूद है जिसके अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़ी ताकतें मौजूद थी। ठीक है, पाकिस्तान ने भी एक निगोशिएट किया कि ये मामला हल हो, लेकिन क्या सुहेल शाहीन साहब के पास कोई ऐसी गारंटी है? सऊदी अरब गारंटी देने के लिए तैयार होगा? चाइना देगा? रशिया देगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो रीजनल ममालिक है वो खुद, अगर आप देखें, इन्होंने चाइना से बात की, चाइनीज स्पेशल इनवॉइस है, उन्होंने एक लिस्ट इनको पकड़ा दी कि जनाब हमारे ये 1200 ETIM के टेररिस्ट हैं, आप इनको हमारे हवाले करें। सही। सऊदी अरेबिया से बात हुई तो उन्होंने अपने 30 अलकायदा के मिलिटेंट्स की लिस्ट थमा दी। फिर आप देखें ताजिकिस्तान में जो अंसारुल्लाह ग्रुप इफेक्टिवली कार्रवाइयां कर रहा है वो यहाँ मौजूद है। और देखिए रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो आखिरी रिपोर्ट थी, इट वाज वेरी मच एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर उन्होंने ब्रेकअप किया कि हर 23,000 की तादाद कितनी है। जी वो 23,000 उन्होंने दहशतगर्दों की निशानदेही की और कलदम TTP के 6 से 7,000 जो दहशतगर्द हैं उनकी निशानदेही भी की है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये जो उम्मीद हॉस्पिटल की जी रिहैब सेंटर है, तो इसमें हमने देखा जो मौसल के इलाके थे, मशरकी मौसल, वहाँ पे इस्लाम हॉस्पिटल था जिसको ऑपरेशनल बेस के तौर पर भी तब उस वक्त की दहशतगर्द तंजीमें इस्तेमाल करती थी। तो ऐसे वाक़यात माजी में भी हैं कि अस्पताल और रिहैबिलिटेशन सेंटर के आसपास ऐसा सिस्टम रखा जाए। और फिर आप देखें कि खुद तालिबान या ये जो दहशतगर्द हैं ये तो सिविलियन कपड़ों में होते हैं, इन्होंने कौन सी यूनिफॉर्म पहनने होते हैं, किसी बाकायदा फ़ौज का हिस्सा तो होते नहीं हैं। लेकिन जो इन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जिसमें 400-500 अफराद के मारे जाने की खबर दी, तो अहम नुकता तो ये भी है ज़ाहिर साहब कि उनकी कोई फहरिस्त, उनका कोई जनाजा, कोई सबूत, क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे अहम इशू यही है कि इतनी बड़ी अगर ह्यूमन कैजुअलिटीज होती हैं तो वो विजिबल नजर आएगी, वो छुप नहीं सकती। दूसरा, आप देखें, ये बिल्कुल एक, आप समझ लें कि कंटेनर्स पर मबनी एक छोटा सा कैंप था और ये तकरीबन 200 मीटर वहां से दूर है जहां पे टारगेटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेट दिए हैं बाकायदा गूगल मैप, और उसके ऊपर वो चेक किए जा सकते हैं कि यहाँ पे क्या था। देखिए, ये 10th माउंटेन डिवीजन जो अमेरिकन थी, यहाँ पे फोर्सेस वहाँ ये इस कैंप को एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करती थी। इससे पहले एक और फोर्स होती थी यहाँ पे, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसको कहा जाता था, जिसका काम यहाँ पे अफगान पुलिस को ट्रेनिंग देना था। लेकिन उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा जरूर अबेंडन हुआ, लेकिन यहाँ आपको एक अहम खबर मैं ये दूं इनसाइड
कि यहाँ पे बाकायदा एक तालिबान का वो यूनिट मौजूद था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलीट क्लास के जो तालिबान लीडरशिप है, इंक्लूडिंग तालिबान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनको जो है सिक्योरिटी फराहम करना था। और जिस वक्त ब्लास्ट हुआ या जिस वक्त टारगेटिंग हुई, वहां पे काफी बड़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद मौजूद था, जिसकी एक्सप्लोजन जो है वो तमाम इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स जरूर उन्होंने डैमेज की हैं। लेकिन उसमें सबसे अहम इशू ये है कि किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया को रसाई नहीं। आप देखें, अफगान मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया है, वो कोट कर रहा है अफगान तालिबान के सोर्सेस को, या वो कोट कर रहा है इंडियन मीडिया को। मतलब इंडिपेंडेंटली आपने नहीं देखा कि कोई ऐसा मीडिया आउटलेट वहां पे मौजूद हो। लोकल भी आप तुलू देख लें, आप इसके अलावा जो अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट है, ये सब के सब कोट कर रहे हैं एक सोर्स को, वो है तालिबान सोर्स। दूसरा देखें, एक बड़ा इन्होंने सख्त किस्म का एक प्रोटोकॉल रखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसी स्ट्राइक होगी तो आपने किसी भी असले के डिपो की तबाही या किसी भी ड्रोन कारखाने की तबाही या अफगान तालिबान के किसी बेस या ऑपरेशनल यूनिट की तबाही के हवाले से कोई खबर नहीं देनी, और बल्कि वहां पे टोटली आपको वेट किया जाता है। जब तक आप अफगान तालिबान के स्ट्रक्चर से अप्रूवल नहीं लेंगे तो कोई मीडिया हाउस, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। और आप देख लेंगे जो इंटरनेशनली जो मीडिया ने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है, जजीरा ने, या आप देखें फॉर द सेक ऑफ इट डिप्लोमेट, बल्कि आप देखें जामी साहब, ये डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट थी 6 मार्च को जी, तो उसमें बाकायदा इस जगह को मेंशन किया गया था कि यहाँ बाकायदा ड्रोन असेंबलीज का एक मैकेनिज्म मौजूद है और थ्रू बैक डोर और थ्रू स्मगलिंग नेटवर्क ये तमाम अरेंजमेंट की जाती है। तमाम जो इक्विपमेंट है, पुर्जे हैं, सेंसर्स हैं, वो यहाँ पे पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद ड्रोन बनाए जाते हैं। तकरीबन एक 4-5-6 दिन पहले आप देखें बागराम एयरबेस पे जो हमला हुआ था, वहां ये बताया गया था कि इंटेलिजेंस सोर्सेज के कम से कम 100 के करीब तैयार जो हीरोप ड्रोन थे इसराइली मेड, वो वहां मौजूद थे, जिसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तबाह किया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतने बहुत सारे मिलिट्री टारगेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर अफगान तालिबान ने कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं किया। लेकिन अब जो हॉस्टाइल अकाउंट है या अफगान तालिबान जो लीडरशिप है, वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है कि शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज या पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो टारगेट कर रही है सिविलियंस को। दैट इज नॉट द केस। अब आप ओवरऑल देखें, जितने भी 180 से ज्यादा टारगेट हिट हुए हैं तब तक के एयर असॉल्ट में, वो ज्यादातर या तो इन टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं या उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं या फिर असले के डिपो हैं। अदरवाइज आप देखें कहीं सिविलियन टारगेट आज तक कभी हिट नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आप बात करते कि ये जो एलीट सिक्योरिटी का बंदोबस्त था तालिबान का आला इनकी जो के लिए, ये गालिबन आप वो 313 बदरी वो जो इनके साथ खूनज़दा हैबतुल्लाह के साथ होते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक यहाँ पे एक सयाम जो उनका ऑपरेशन यूनिट है, वो भी इस स्ट्राइक में एक टारगेट हुआ, बल्कि 6 जगहों पे निगरहार में और काबुल में टारगेटिंग हुई है। ये 16 और 17 मार्च के दरमियान। उनमें से एक ये ऑपरेशनल एरिया था जहाँ पे बाकायदा आप समझ लें कि इनकी एलीट कमांडो टाइप की एक फोर्स थी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना था जो कि मतलब एलीट है या तालिबान हिरार्की में उनका टॉप पोजीशन आती है। कुछ एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूं, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो काबुल के मसाफात में एक स्ट्राइक हुई है, वहां पे एक नेटवर्क जो है ना वो टारगेट किया गया है। इट वाज रन बाय रा, और उनका कोई एक ऑपरेटर है, शंकर नाम उनका है मेरे ख्याल से, एंड ही वाज मेनली रिस्पांसिबल फॉर अ नंबर ऑफ दीज ऑपरेशनल एक्टिविटी जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे हुई है। तो देखिए, एक चीज तो जरूर है कि अफगान तालिबान ने हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वो रा और मुसाद के नेटवर्क को एज अ ऑपरेशनल बेस फराम किया हुआ है। और जिस तरीके से आप देखें इस वक्त तो आप बलूचिस्तान का इशू इसलिए अहम है कि मुसाद ने वहां पे एक मुकम्मल मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मेमोरी के नाम से वहां पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ फोकस बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज है। यहाँ की खबरों को मीडिया हाइप क्रिएट करवाना है टू गिव एन इंप्रेशन कि शायद पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के अंदर लूज कर रहा है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ट्राइबल एरियाज। जी जी। और इसमें देखें ना, आज भी जो खातून एक कम उम्र लाइबा कोयटा से सरफराज बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खुदकुश बमबार उसकी तैयारी करवाई जा रही थी, उसने आके कन्फेशन किया। लेकिन ये जो आपने मीडिया का नैरेटिव का जिक्र किया ज़ाहिर साहब, उसमें ये चीज़ बड़ी अहम है हमारे नाज़रीन की समझ के लिए कि जब भी पाकिस्तान को स्ट्राइक करता है दहशतगर्दी कैंप्स में, तो सबसे ज़्यादा चीखें या वावेला भारतीय मीडिया में देखने और सुनने को मिलता है। और पाकिस्तान पे कोई दहशतगर्दी हो तो उसकी नुमाया कवरेज की जाती है। ये एक प्रॉपर नेक्सस है जो मोर देन एविडेंट हो चुका है। लेकिन आप साथ में ये देखिए कि जिस तरह से अफ़गान हुकूमत के जो बयानात या ज़िम्मेदारों के बयानात आते हैं, उसमें वो किसी सुहेल शाहीन के बरक्स
वो किसी भी किस्म की एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो एक इल्यूजन है शायद अफगान तालिबान की, आप देखें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का उसके बाद एक स्टेटमेंट आया कि हम जो है जंग के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली हम कोई बात नहीं करना चाहते, खासतौर पर ये जो काबुल वाला वाकया हुआ। अब आपने जो हॉस्टाइल अकाउंट का जिक्र किया, इसमें देखिए पूरा एक नेटवर्क है और ये तमाम वो अकाउंट्स हैं जो कि सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, ये मिडल ईस्ट के अंदर भी है। और देखिए यूएई वाज अ मेजर नेटवर्क बेसिस, यानी वहां से आपको जितना बीएलए था या बीएलएफ है या टीटीपी है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके यूएई के नेटवर्क से आती रही। और जामी साहब हमें ये चीजें अब डिस्कस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कोशिश जी हम तो एक जमाने तक देखें ना जी, बरादर इस्लामी मुल्क की वजह से कई चीज़ों के ऊपर पर्दापोशी डालते थे, लेकिन इट इज़ मोर देन एविडेंट दीज डे जिस तरह से उनका नाम इसराइली पार्लियामेंट में लिया गया मोदी के इत्तेहादी के तौर, वाज़ेह चीज़ें हैं। और इस ईरान जंग को भी अगर आप देख लें ज़ाहिर साहब, तो सामने की बात है कि उनकी जो जिम्मेदार क़यादत है वो रीच आउट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो रीच आउट कर रहे हैं नेतन्याहू को, वो रीच आउट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अनलाइक सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान से बातचीत भी कर रहा है, जिनकी राब्ता कार ईरान के साथ भी है, तुर्की के साथ भी है, तो ये एक बड़ी वाज़ेह तफरीक तो मौजूद है। मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि देखिए कुछ अमेरिका का, नेटो का बाकी असलहा तो मौजूद है जो इनके हत्थे चढ़ा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन असेंबलिंग, ये ड्रोन के पुर्जे कहाँ से आ रहे थे, फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, इकॉनमी कैसे उनकी वहाँ पे स्टेबल है, इनके कोई रेमिटेंसेज आते हैं, कोई तिजारत होती है? ज़ाहिर साहब देखिए मेरे ख्याल में जो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे ख्याल में इनको एक बाकायदा एक कंपनी हायर की हुई है और वो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग यूनिट, वो ये तमाम चीजें पहले कहा जाता है कि मालदीव और नेपाल और वहां से फिर होते हुए ये आती है यूएई और यूएई से इसको फिर जो है ना वो पहुंचाया जाता है अफगानिस्तान। सो दे आर यूजिंग द जो आपके स्मगलिंग नेटवर्क और चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी है। जाहिर बात है कि अफगानिस्तान के अंदर इन चीजों को आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू नहीं लेके आ सकते। फिर आपके पास जो चाबहार का एक सेटअप था वो खत्म हो गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जितना सामान था वो बगैर चेकिंग के आपके पास जाता था थ्रू सील्ड कंटेनर, तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि आप ये चीजें कर सकते थे। लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान से बंद हुआ, बंदर अब्बास से जो है ना उसके ऊपर पाबंदी हुई, चाबहार पे जब बैन लगाया अमेरिकन ने तो वहां से मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इंडियन नेक्सस जो है ना वो यहाँ पे एक लिहाज से रुक गया। फिर आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहां से आप इन चीजों को जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये तमाम जितना इलीगल एक्टिविटी है उसी के थ्रू हो रहा है। लेकिन खतरनाक सूरत हाल वो है जो आपकी फाइनेंसिंग है। आप देखिए इस वक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको दे रहा है अफगान तालिबान रिजीम और ट्रेनिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज कर रहा है मोसाद एंड उनके जो टेक्निकल एडवाइजर हैं, एंड फाइनेंसिंग इज डन बाय इंडिया और वो कर रहे हैं थ्रू यूएई और थ्रू मिडिल ईस्टर्न नेटवर्क्स। वो दरमियाने नेटवर्क्स मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। इस वक्त आप 300 के करीब जो अफगान शहरी थे उन्हें ईरान ने बाकायदा सजाएं दी जब इसराइल ने फर्स्ट टाइम जून में अटैक किया था, और जितने आप इंटरनल ड्रोन्स यूज किए गए थे वो तमाम के तमाम वो थे या इधर वो अफगानियों के बेस कैंप से हुए या फिर वो इंडियन से हुए। लेकिन ये नेक्सस बड़ा खतरनाक है। और मैं जो पहले जिक्र कर रहा था जो मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेमरी के नाम से वॉशिंगटन डीसी में, उसका मेन फोकस ही एक मीडिया हाइप और एक लिहाज से एक इजहान पैदा करना है पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं और खासतौर पर बलूचिस्तान के जो बहुत सारे एरियाज हैं, क्योंकि एक इंप्रेशन ये देना है कि शायद पाकिस्तान इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग और यहाँ बलूचिस्तान में कोई आज़ादी की लहर है, आज़ादी की मूवमेंट चल रही है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया और मुफस्सल तबसरा पेश किया है सूरत हाल के ऊपर। नाज़रीन आज के लिए इतनी, मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।